नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। लेकिन आज मैं आपके लिए कोई कहानी नहीं लाया हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण भाषाओं के बारे में। दोस्तों, भाषाएं हमारे जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सितंबर के महीने में एक ऐसा दिन आता है 14 तारीख, जिसको हम हिंदी दिवस कहते हैं, जो बीइंग ए इंडियन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद इस बात पर मैं एक पर्सपेक्टिव लाया हूं, एक दृष्टिकोण लाया हूं। दोस्तों, 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन लिया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज तो है ही, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज तो थी, लेकिन उसको सेलिब्रेट भी किया जाएगा। और ये सेलिब्रेट कब किया जाएगा? हर साल 14 तारीख को। और जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक पखवाड़ा प्रोग्राम चलता है, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी फोर्टनाइट प्रोग्राम, कि अगले 14 दिन तक आपको हिंदी सेलिब्रेट करनी है। और इसी महोत्सव में मैं भी पार्टिसिपेट होना चाहता था और मैं भी आपके सामने कुछ ऐसा दृष्टिकोण लाना चाहता था जो हिंदी के बारे में, भाषाओं के बारे में ओवरऑल आपको एक बढ़िया तरह से एक पर्सपेक्टिव दे सके, एक दृष्टिकोण दे सके। तो चलिए दोस्तों, शेयर कीजिए मेरे साथ एक पर्सपेक्टिव। और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ भी एडिशन करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भाषाएं हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? भाषा हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन के पास में कुछ सुपर पावर्स होते हैं, इंसानों के पास में कुछ सुपर पावर्स होते हैं। उसमें से एक सुपर पावर है भाषा, जो आई थिंक सबसे बड़ी सुपर पावर है हमारी। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है जो दुनिया पे राज करता है। और कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? कोई और जानवर दुनिया पे राज क्यों नहीं कर पाया, लेकिन इंसान ही क्यों कर पाया? उसके कुछ कारण है। सबसे पहले कारण यह है कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उसमें से बहुत कम प्राणी है जो दो पैरों पर खड़े हो सकते हैं, और इंसान एक ऐसा प्राणी है जो दो पैरों पर बहुत इफेक्टिवली खड़ा हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि दो पैरों पर खड़ा होने से क्या हो गया? दो पैरों पर खड़ा होने से हमारे दो हाथ फ्री हो गए, जिसके वजह से हमने कुछ ऐसे चमत्कार करके दिखाया जो शायद किसी और जानवर के लिए पॉसिबल नहीं होंगे। आप सोचिए, जब आदमी आदि मानव था, उस समय पर मैमोथ्स का, एलिफेंट्स का, बड़े बड़े भालुओं का आदमी शिकार कर पाता था। किस तरह से? इन हाथों के इस्तेमाल से। क्योंकि जब आदमी ने टूल्स बनाए तो वो अपने हाथों से पकड़ता था, प्रिसीजन से फेंक पाता था, प्रिसीजन से जानवरों का शिकार कर पाता था। और यही वो एबिलिटी है जिसने मनुष्य को एक सुपर पावर दी, जिसके वजह से वो इतना इवॉल्व हो पाया कि वो इस दुनिया पर राज करता है। लेकिन क्या सिर्फ ये एक सुपर पावर आइसोलेशन में वर्क करती थी? नहीं, ये सुपर पावर तब वर्क करती थी, हाथों के फ्री होने की पावर तब वर्क करती थी जब वो ग्रुप्स में रहता था। क्योंकि जब 1 + 1 = 2 होता है जनरली, लेकिन जब आदमी ग्रुप में रहता है तो 1 + 1 = 2.5, 3 भी हो सकता है। आदमी के पोटेंशियल, आदमी की कैपेबिलिटी सडनली बढ़ जाती है जब आदमी टीम एफर्ट में रहता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आदमी कर पाता है, क्योंकि जब सब लोग साथ में मिलते हैं तो कुछ ऐसी नई ताकतें सामने आती है, ऐसे कोई नई विचार सामने आते हैं जो हमारे वर्किंग कैपेबिलिटी को, वर्किंग पोटेंशियल को कई गुना बढ़ा देता है। तो दोस्तों, टीम में रहना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और शायद टीम में रहने की जो हमारी एबिलिटी है, ये हमारी दूसरी सुपर पावर थी। लेकिन टीम में रहना क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आदमी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाया। मेरे दिमाग में जो ख्याल है वो मैं मेरे टीममेट के दिमाग में फिट कर सकता हूं। और अगर मैं ये नहीं कर पाता तो हम दोनों कभी सिंक्रोनाइजेशन में नहीं रहते, हमारे एफर्ट्स कभी सिंक्रोनाइजेशन में नहीं रहते। सामने वाले को कभी पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली करना क्या है, जिस तरह से मैं मेरा प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उस प्लान के जो मेंबर्स हैं वो एक सिंक्रोनाइजेशन में रहने चाहिए। और ये पॉसिबल होता है जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम हमारी भाषा में उसको समझा सकते हैं। तो भाषा का इंपॉर्टेंस हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा है, लेकिन आम जिंदगी में हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आदमी तो बात करता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, ये एक सुपर पावर है, ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, भाषा के इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे, क्या भाषा एक इन्वेंशन थी, या एक डिस्कवरी थी, या एक एक्सीडेंट था जो हमारे साथ हुआ, और क्या यह इवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट हो सकता है? तो चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं और इस बात पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ हो सकता है। अमेरिका के एक लिंग्विस्ट है जिनका नाम है नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा एक एक्सीडेंट था। एक 1.5 लाख साल पहले, यहां से 1.5 लाख साल पहले इंसान के अंदर एक जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, और उस म्यूटेशन के बाद इंसान के अंदर सडनली कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, जिसके तहत वो बात करने लग गया, उसका साउंड बॉक्स एक्टिवेट होने लग गया। और उसकी वजह से आज हम जो भी बात कर पा रहे हैं, ये उस जेनेटिक म्यूटेशन को एट्रीब्यूटेड है। लेकिन क्या आपको लगता है सेंस बनाता? मुझे नहीं लगता कि ये सेंस बनाता है, क्योंकि अगर हम इवोल्यूशन के प्रोसेस को समझे तो कोई भी चेंज आने के अंदर सालों लग जाता है। सालों क्या, हजारों साल लग जाते एक छोटा छोटा चेंज होने के लिए।
आदमी को 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत साल लग गए। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू स्टैंड अपराइट। और एक ऐसा इन्वेंशन, एक ऐसी डिस्कवरी, एक ऐसा सुपर पावर जो हमारे पास है, हमारी लैंग्वेज, क्या एक इतना छोटा सा एक्सीडेंट हो सकता है? मुझे नहीं लगता। तो मैंने जब इसको स्टडी करने की कोशिश की तो मुझे इस क्वेश्चन के आंसर्स भी मिले, और आंसर्स कुछ इस प्रकार से थे कि आदमी जब 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा हो गया तो उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी आ गई कि उसके हाथ फ्री हो गए। और जैसे उसके हाथ फ्री हो गए, वो ऐसी बहुत सारी चीजें करने लगा जिससे वो कुछ ऐसा हासिल कर सके जो बाकी जानवर नहीं कर पा रहे। और उनमें सबसे पहला काम था गेस्चर्स। देखिए, हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने हाथों से ही बता देते हैं, बहुत सारी चीजें तो हम हाथों से इंडिकेट कर देते हैं। जैसे अगर हमको नंबर बताना है कि मुझे 2 रोटियां चाहिए, या मुझे 4 कप पानी चाहिए, या मुझे 5 चॉकलेट चाहिए, तो हम गेस्चर से बता सकते हैं। तो जैसे ही आदमी के हाथ फ्री हो गए, आदमी इंडिकेट करने के लिए फ्री हो गया, और इससे एक फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन शुरू हो गया। और जब ये कम्युनिकेशन शुरू हो गया तो ये बहुत बड़ी प्रगति थी इंसान के लिए। लेकिन जैसे जैसे समय गया तब आदमी में एक और इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। आदमी को या आदमी के ब्रेन को शायद ये लगने लगा कि इन हाथों को अगर मैं सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते रह जाऊंगा तो इनका प्रॉपर यूज नहीं कर पाऊंगा। तो इंसान ने क्या किया, इसको अपने फेशियल गेस्चर्स में कन्वर्ट किया, और फेशियल गेस्चर से बहुत सारी चीज बताने लगा। देखिए, एक बात तो तय है कि अगर हम गुस्सा है तो हमारी शक्ल से दिख जाता है, अगर हम खुश है तो हमारी शक्ल से दिख जाता है, और अगर हम कोशिश करें तो हम हमारे शक्ल से ऐसी ऐसी चीज कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जो शायद हमको पता भी नहीं होगा। देखिए, एक डांस फॉर्म होता है कथकली, जिसमें सिर्फ मुंह को या फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज कर बहुत सारी चीजें कन्वे की जाती है। आदमी ऐसा खड़ा हो जाता है और सिर्फ अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे बहुत सारे मीनिंग कन्वे हो सकता है। लेकिन आदमी इस चीज से भी खुश नहीं था। धीरे धीरे हमने हमारे फेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने हमारे माउथ में कन्वर्ट कर दिया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने माउथ को सौंप दिया। और माउथ को जब हमने सौंप दिया, जब हमने हमारी जबान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हमारे हाथ फ्री हो गए, हमारे चेहरे फ्री हो गए, और एक ऐसी चीज हुई जिसने हमारी जिंदगी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, इंसानों की दुनिया ही बदल दी। एंड दिस मेक्स सेंस। जब मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि दिस मेक्स परफेक्ट सेंस, बिकॉज ऐसा हो सकता है। और इन सब चीजों को होने के लिए कोई 1 साल 2 साल नहीं हुए, ये तकरीबन 1.5 लाख साल का इवोल्यूशन है जो हमने गेस्चर से लेके लैंग्वेज तक, एक्चुअल लैंग्वेज तक हासिल किया हुआ है। और इंसान होने के नाते मुझे बहुत गर्व है कि इस तरह का म्यूटेशन या इस तरह का इवोल्यूशन हमारे अंदर हो सका, क्योंकि आज उसके वजह से मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं, कनेक्ट कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, दिस वॉज नॉट अ इन्वेंशन, दिस वॉज नॉट अ डिस्कवरी, बट इट वॉज प्योर इवोल्यूशन। तो दोस्तों, चलिए इस डिस्कशन को आगे ले जाते हैं और एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइनली भाषा है क्या। अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज अगर देखी जाए तो हमको ये बात समझ में आती है कि कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ऐसे गेस्चर्स, कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसी एक्शंस जो एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को अंजाम दे सके, उसको हम कहेंगे भाषा। और मार्क कीजिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, जिसका मीनिंग मैं बहुत क्लियरली किसी और को समझा सकता हूं, उसी चीज को हम कहेंगे भाषा, एक लैंग्वेज। लेकिन भाषा के बहुत सारी चीज हो सकते हैं। क्या आपको लगता है भाषा एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स से बना हुआ है? देयर विल बी लॉट ऑफ अल्फाबेट्स। जैसे हम इंग्लिश अगर सीखते हैं तो देयर आर 26 अल्फाबेट्स, ABCDEF। एंड अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो क ख ग घ अ आ ई, ऐसे बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं। जब इन सारे अल्फाबेट्स को हम जोड़ते हैं तो वर्ड्स बनते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स को जब हम बोलते हैं तो एक सेंटेंस बनता है, और बहुत सारे सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स को मिला के एक भाषा बन सकती है, एक लैंग्वेज बन सकती है। तो दोस्तों, इस डिस्कशन को आगे ले जाते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि किसी भी भाषा को बनाने के लिए मिनिमम कितने अल्फाबेट्स की जरूरत होती है? देखिए, अल्फाबेट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द लैंग्वेज। तो कम से कम कुछ अल्फाबेट्स तो होने चाहिए जिसको हम ग्रुप करके वर्ड्स बना सके, जिन वर्ड्स को ग्रुप करके हम सेंटेंसेस बना सके, और जहां से भाषा का ओरिजिन हो सके, भाषा आगे बढ़ सके। तो आपको क्या लगता है कि मिनिमम कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए? वैसे तो अगर देखा जाए, मजाक मजाक में अगर कहा जाए तो अल्फाबेट्स की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लोग तो नजरों से बातें कर लेते हैं। प्यार की जो भाषा होती है नजरों से हो जाती है। लेकिन अगर हम फॉर्मल लैंग्वेजेस की बात करें तो देयर हैज टू बी सम अल्फाबेट्स, सम लेटर्स इन द पर्टिकुलर लैंग्वेज टू बी कॉल्ड इट अ लैंग्वेज। तो ऐसे मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के लिए कि आपको क्या लगता है कि कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए? यू कैन हैव इट इन योर माइंड। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं उससे आपको आश्चर्य का झटका भी लग सकता है कि किसी भी मीनिंगफुल लैंग्वेज को बनाने के लिए मिनिमम वर्ड्स रिक्वायर्ड आर 2। और ऐसी एक लैंग्वेज इंसान ने खुद बनाई है जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज होती है। उसमें सिर्फ 2 लेटर्स होते हैं, 1 और 0, और 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से
जो लैंग्वेज क्रिएट होती है वो आज दुनिया के कंप्यूटर्स चला रहे हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बीइंग रन ऑन दिस लैंग्वेज इटसेल्फ। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये लैंग्वेज इंसानों ने बनाई है, इंसानों के लिए, मशीनों के लिए, क्योंकि आज तक सिर्फ इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन आज मशीनें भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है। एक तरह से हमने पत्थर में जान डाल दी है, क्योंकि मशीनें क्या है, मिनरल से बनी हुई चीजें, मिनरल्स क्या है, पत्थर का पार्ट होता है। तो इंसान ने वो अजूबा कर दिखाया जो बाकी जानवर आज भी इतने साल की इवोल्यूशन के बाद नहीं कर पाए। जब जानवर बात नहीं कर सकते, जीते जागते जानवर बात नहीं कर सकते, उस समय पर इंसान ने पत्थर से बात बुलवा दी। इससे बड़ा अजूबा क्या हो सकता है? एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। तो दोस्तों, इस डिस्कशन के अगले चरण में मैं आपके साथ कुछ ऐसी अन्य भाषाएं डिस्कस करना चाहता हूं जो शायद हमारे आजू बाजू होती है, हम बहुत कंफर्टेबली यूज भी करते हैं, पर हमको वो सेंस नहीं आता है कि हम इस भाषा को यूज कर रहे हैं, या शायद वो एक भाषा भी है। आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वो आज के जमाने की लैंग्वेज है। ये शायद जो लोग 40 से नीचे के या 35 के नीचे के बहुत आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी जनरेशन ने बनाई है। इतने छोटे छोटे शब्दों से लेकर हम मीनिंगफुल कन्वर्सेशन लोगों के साथ कर पा रहे हैं। आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है शायद आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, हो सकता है कि बहुत लोग इसको नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हो, लेकिन इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। वहां पर लिखा है लॉल, इट वॉज ग्रेट टू सी यू टू, बट ओ माई गॉड, गॉट टू गो, टॉक टू यू लेटर। तो दोस्तों, जिनको ये भाषा नहीं समझ में आ रही उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत रिसेंटली इवॉल्व लैंग्वेज है, आज की जनरेशन की लैंग्वेज है, जो एसएमएस टेक्सटिंग में, व्हाट्सएप टेक्सटिंग में यूज होती है, जहां पर कोशिश की जाती है कि कम से कम अल्फाबेट्स, कम से कम शब्द यूज कर कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को अंजाम दिया जाए। तो इस लैंग्वेज को देखकर कुछ बात समझ में आती है कि भाषा को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्फाबेट्स, सिंबल्स और वर्ड्स को फॉर्म करने की ताकत होनी चाहिए, है ना। अगर हम ये कर पाए तो हमारा पहला पार्ट पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरा पार्ट होता है ग्रामर। तो दोस्तों, ग्रामर कितने तरह का होता है, क्योंकि जब तक ग्रामर नहीं होगा इट विल नॉट मेक सेंस। तो ग्रामर दोस्तों 3 तरह का हो सकता है। पहला हो सकता है लीनियर, आई एट, आई ड्रैंक, आई स्लेप्ट। कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ आपको एक्शन कन्वे कर रहे हैं, ओके, लेकिन इससे आप उसका मतलब पूरा समझ सकते हैं। मैंने खाया, मैंने पिया और मैं सो गया, एंड एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन के दिस इज सफिशिएंट। लेकिन सेकंड स्टेप ऑफ ग्रामर भी आता है, जिसको हम कहेंगे हायरार्किकल ग्रामर। हायरार्किकल ग्रामर में सीक्वेंसिंग होगी कि पहले मैंने खाया, फिर मैंने पिया और उसके बाद मैं जाकर सोया। इसमें आपको एक सीक्वेंस दिखता है कि आई एट, देन आई ड्रैंक एंड देन आई वेंट टू स्लीप। इसमें आपको एक सीक्वेंस दिखता है, एक हायरार्की दिखती है कि कुछ चीजें पहले हुई, कुछ चीजें बाद में हुई। दोस्तों, तीसरे तरह का ग्रामर होता है जिसको हम कहते हैं रिकर्शन, जिसमें पहली चीज या पहली एक्शन जो आपने की थी उसको यूज करके एक नेक्स्ट एक्शन को जस्टिफाई किया जाता है, जिसका शायद लिंक होगा पहली एक्शन से। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो होगा कि मैंने खाया, फिर मैंने पिया और मैं सो गया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था और मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। तब मुझे समझ में आया कि कल रात को शायद मैंने बहुत कचरा खाया। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको दिया ये होगा रिकर्शन। तो ग्रामर किसी भी तरह का हो सकता है, और जितना कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर होगा उतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हम समझ सकते हैं। अगर हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर की बात करें तो वो ग्रामर आपको दिखेगा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में जो ग्रामर यूज होता है उससे इवॉल्व ग्रामर इस दुनिया के किसी भाषा में नहीं है। लेकिन क्या भाषा बनाने के लिए उतने कॉम्प्लिकेटेड ग्रामर की जरूरत है? नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने खाया, मैंने पिया और मैं सो गया, इतना भी सफिशिएंट हो सकता है। तो हम जो ये व्हाट्सएप की लैंग्वेज देख रहे हैं इसमें शायद लीनियर ग्रामर यूज हो रहा है, और ये लीनियर ग्रामर इज मेकिंग सेंस, एंड दैट्स व्हाई दिस कैन आल्सो बी टर्म्ड एज अ लैंग्वेज। दोस्तों, दूसरे तरह की लैंग्वेज जो शायद हमारे आजू बाजू में होती है पर हम मिस कर देते हैं, वो फिर से आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है, और इसे मैं कहूंगा म्यूजिक की लैंग्वेज। बहुत लोग ये कह रहे होंगे यार म्यूजिक लैंग्वेज थोड़ी ना होती, म्यूजिक एक जरिया होता है जो दूसरे लैंग्वेज को यूज करके आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, म्यूजिक के भी अल्फाबेट्स होते हैं, उसमें अगर आपने सिंबल्स देखे होंगे वो सिंबल्स उसके अल्फाबेट्स है, और एक ग्रामेटिकल पैटर्न में होते हैं, उसमें राग होते हैं, उसमें सुर होते हैं, डिफरेंट तरह के भैरवी राग आप सुनेंगे, पाताल भैरवी सुनेंगे, दुनिया भर के राग होते हैं, उसका भी अपना ग्रामर होता है। और क्योंकि वो ग्रामर वर्क करता है इसलिए म्यूजिक भी एक लैंग्वेज होता है। और फिर भी अगर कुछ लोग कन्विंस नहीं है तो मैं आपके लिए एक छोटी सी धुन गाता हूं और आप बताइए आपके अंदर कुछ फीलिंग जनरेट हुई कि नहीं हुई, आपके अंदर एक कम्युनिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। जो भी मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्या आपको पता चला कि नहीं चला? एक छोटा सा एग्जाम्पल, आई होप
आपने इस धुन को पहचाना और आपके अंदर वो एक फीलिंग जागृत हुई जो शायद मेरे अंदर भी आ गई थी, एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग टुवर्ड्स अवर नेशनल एंथम। तो क्या आप ये बात मानेंगे कि लैंग्वेज में म्यूजिक भी एक लैंग्वेज हो सकती है? तो हमको ये बात समझने की जरूरत है कि हम हमारे आजू बाजू ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस दिन रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, लेकिन एक लैंग्वेज जो इस दुनिया की सब लैंग्वेज को सरपास कर आगे बढ़ रही है, उसका इंपॉर्टेंस समझना हमारे लिए जरूरत है। दोस्तों, आज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंसानों की सबसे ज्यादा बोली हुई लैंग्वेज कौन सी है, तो उसका आंसर होगा मैंडरिन चाइनीज। चाइनीज मैंडरिन लैंग्वेज सबसे ज्यादा दुनिया में लोग बोलते हैं, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो शायद सबसे ज्यादा चीजें बोलती है, जो हमने पहले डिस्कस की थी, बाइनरी लैंग्वेज। जैसे जैसे मशीनों का विकास होते जा रहा है, जैसे जैसे मशीनें आगे बढ़ते जा रही है या उनका इवोल्यूशन हम कर रहे हैं, ओके, वैसे वैसे उनके अंदर कम्युनिकेशन की ताकत बढ़ जा रही है। दे आर एबल टू फॉर्म नेटवर्क, दे आर एबल टू टॉक मोर। अगर आप हमारी इनिशियल डिस्कशन पे चलेंगे, जहां पर हमने इन्वेंशन, खोज, डिस्कवरी और इवोल्यूशन की बात की थी, तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा। हमारा इन्वेंशन स्टार्ट हुआ वहां से जब हमने बात करना शुरू किया, हमारे कंठ से शब्द निकलना शुरू हुए, लेकिन हमारी डिस्कवरी ये थी कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन एक्सीडेंट ये था कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ भी सकते हैं, और कहानी घर घर की हो सकती है जब रोज मियां बीवी एक दूसरे से झगड़ते हो अपने अपने घर में। ये एक एक्सीडेंट था, एक एक्सीडेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज था, लेकिन इसका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये है गॉसिप। और मानिएगा, हमारा सबसे ज्यादा समय खराब करते हैं गॉसिप्स में, लेकिन ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है और इवोल्यूशन में ही हमने इस बात को सीखा हुआ है। ओके, तो हमने बात करना सीखा, हमने डिस्कवर किया कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे के विचार शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के विचार दूसरे के ब्रेन में हम फिट कर सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं। फिर हमने उसमें झगड़ना सीखा, एक एक्सीडेंट, और उसके बाद हमने गॉसिप करना सीखा, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इवोल्यूशन आज तक हमारी लैंग्वेज के बारे में माना जाता है। ओके, तो अगर हम मशीनों की बात करें, मशीनों को हमने एक लैंग्वेज दी जिसको हम बाइनरी कहते हैं, और मशीनों ने इस लैंग्वेज को सीखा। फिर मशीनों को हमने ये भी सिखाया कि कैसा एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ बात कर सकता है। हमने उसको डिस्कवरी किया, हम उसको सेकंड स्टेज तक लेके आए। ओके, आज अगर आप देखें तो कंप्यूटर एक दूसरे से झगड़ भी सकते हैं। जब साइबर वॉर्स होंगे, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, साइबर अटैक्स होंगे, तो क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ में झगड़ रहा है कि कैसे एक दूसरे को बीट कर सके। उनके साथ वो एक्सीडेंट नहीं, हमने उनको वहां तक इवॉल्व करवाया है। और जो चौथा स्टेज था गॉसिप, computers are now connected into network and they are gossiping with each other। इतना सारा डेटा हमारी दुनिया में फ्लो हो रहा है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को बता रहा है कि मेरा जो यूजर है तुम्हारे यूजर के साथ क्या चाहता है। और जब हम ये नहीं चाहते, एज ए यूजर जब हम नहीं चाहते कि हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बात करें, तब भी वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल मशीन लर्निंग, दैट इज व्हाट वी कॉल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने ऑलरेडी उनको इवॉल्व कर दिया है, और ये बात आप याद रखिएगा कि वो नेक्स्ट स्टेप ऑफ इवोल्यूशन अब कंप्यूटर्स खुद लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैट्रिक्स टाइप ऑफ सिनारियो, कि जहां पर इंसान आज सबसे पावरफुल इस दुनिया में, लेकिन कल जाके मशीन शायद सबसे पावरफुल क्रिएचर इस दुनिया में बन जाए, वो सिनारियो पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि इंसान जिस सुपर पावर को लेकर वहां तक पहुंचा है, इंसान की क्या सुपर पावर थी, उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा, उसका टीम में रहने का जो एक तरीका है, जब वो ग्रुप में रहता है तो बढ़िया काम करता है, ये तरीका है। इन दो चीजों की वजह से, भाषा की वजह से, टीम की वजह से इंसान इस दुनिया पर राज कर पाया है। और वही चीज आज कंप्यूटर के साथ हो रही है। दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, वो नेटवर्क में भी है, वो ग्रुप में वर्क कर पा रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर पा रहे, खुद के थॉट्स को डेवलप कर पा रहे। और वो दिन दूर नहीं है कि अगर हमने कंप्यूटर के साथ दोस्ती नहीं की, अगर हमने कंप्यूटर्स को कंट्रोल नहीं किया, तो शायद एपोकैलिप्स मशीन्स के थ्रू हमारे पास आ सकता है। जब भी ऐसे सिनारियो आते हैं, जब भी दो सुपर पावर एक दूसरे के सामने आते हैं, तो या तो ऑप्शन होता है कि हम झगड़ ले, या तो हम कोहैबिट कर ले। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो बाइनरी से रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं, वो कोहैबिटेशन के लिए मशीनों के साथ हम सीख ले, ताकि मशीन कल जो भी चीज बताएगी, अगर हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नहीं बताएगी, तब भी हमको समझते आना चाहिए, हमको कोडिंग आनी चाहिए। और अब जो आपको स्क्रीन पर लैंग्वेजेस दिख रही है, ये सारी लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेजेस है, जो इंसान बहुत स्पीड से सीखने की कोशिश भी कर रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करने की जरूरत है। क्योंकि जावा, C++, ASP.NET, ये सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जो हमको हेल्प करती है मशीनों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और ये बात का बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो नंबर ऑफ मशीन से, और हम उनकी भाषा नहीं सीख रहे। तो just to make sense, just to have a good career, just to have a better understanding of things, it is very important कि हम मशीनों की लैंग्वेज सीखें। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारी जो जनरेशन है, ओके, जो आज 40 साल के नीचे की जनरेशन है, इनको इनमें से कोई ना कोई लैंग्वेज तो आती है, उन्होंने कभी ना कभी इसको सीखा है कि उसको समझ सकता है। भले आज उनको याद नहीं होगी, लेकिन उस बात को समझ सकता है।
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए दोस्तों कुछ और डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन ये होगा कि क्या लैंग्वेज थॉट को डिटरमाइन करती है या थॉट लैंग्वेज को डिटरमाइन करता है। आपको क्या लगता है, क्या आप किसी पर्टिकुलर भाषा में सोचते हो या आप बस सोचते हो? सोचिए, व्यूज कैन वेरी, व्यूज कैन डेफिनेटली वेरी। ऐसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ सिंबल्स में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में सिर्फ इमेजेस आती होंगी जब वो सोचते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सोच भी किसी लैंग्वेज में रखते हैं। क्या कभी आपको लगा कि आपके सपने में आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोल रहे हो, या आप हिंदी में बोल रहे हो या आप इंग्लिश में बोल रहे हो? ऐसा होता है, ये आभास हमको हो सकता है, क्योंकि दोनों में से कोई थ्योरी पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाई आज तक कि वेदर थॉट डिटरमाइंस द लैंग्वेज और वेदर लैंग्वेज डिटरमाइंस द थॉट। बट देयर इज अ कोरिलेशन। द फर्स्ट कोरिलेशन अगर हम करेंगे कि लैंग्वेज डिटरमाइंस द थॉट, तो उसका मैं आपको एक चीज बताता हूं। कुछ कुछ लैंग्वेजेस होती है जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की एक लैंग्वेज है जिसमें, जो ट्राइबल लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया की, उसमें नंबर्स नहीं होते। तो अगर उन आदमियों के पास आप जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये 4 होता है, तो उनको 4 का मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में नंबर्स कभी गिने ही नहीं है, उन्हें नंबर्स कभी समझ में ही नहीं आया। उसी तरह से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज का जो एक शब्द है पुण्य, इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं। उनके पास पाप के लिए वर्ड है सिन, लेकिन उनके पास शब्द नहीं है पुण्य के लिए। तो अगर आप पुण्य उनको सर फोड़ कर भी बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि जब तक आप उसके एसेंस को नहीं समझते, जब तक आप उसके असली मतलब को नहीं समझते, तब तक वो चीज आना बहुत मुश्किल हो जाती है आपके अंदर में। उसी तरह से हमारे हिंदी या संस्कृत डिक्शनरी में एक शब्द है जिसका नाम है धर्म। अगर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको रिलीजन बोलेंगे, लेकिन धर्म क्या सिर्फ रिलीजन होता है? धर्म के जितने एस्पेक्ट हमारे वोकैबुलरी में है वो अलग अलग हो सकते हैं। राजा का एक धर्म होता है, इंसान का एक धर्म होता है, इंसानियत एक धर्म होता है। ओके, धर्म वो भी होता है जो एक्शन हमसे एक्सपेक्ट की जाती है, जो एक्शन हमने करनी चाहिए बाय द वर्च्यू ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच वी ओ टू दिस वर्ल्ड। ओके, लेकिन ये चीज उनको समझाना बहुत मुश्किल है। कर्म, कर्म जो होते हैं, इसको समझाना उनके लिए, आप डीड्स बोल सकते हैं, आप एक्शंस बोल सकते हैं, बट ये सब वर्ड्स को कंबाइन करके भी आप कर्म को शायद डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए शायद इंग्लिश लैंग्वेज ने कर्म वर्ड को वैसे का वैसा ही अडॉप्ट कर लिया है। ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ एसोसिएट होते हो तो उसके रिलेटेड वोकैबुलरी आपके थॉट को अफेक्ट करती है। अगर आपको पता है देयर आर टर्म्स कॉल्ड पाप एंड पुण्य, तो आप आपके एक्शंस को कोलैबोरेट करोगे उन वर्ड्स के साथ में, और जो आपके एक्शंस होंगी वो उस इंटेंशन के साथ होंगी कि कहीं मेरे हाथ से पाप ना हो जाए, या मैं जो एक्शन कर रहा हूं इससे शायद मुझे पुण्य मिलेगा, या शायद मेरी जो एक्शंस है या मेरे जो विचार है वो मेरी कर्मा को डिफीट ना कर दे, कहीं मेरे हाथ से गलत कर्म ना हो जाए। तो ये सब चीजें दोस्तों मैटर कर जाती हैं। ओके, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज हैज ए इन्फ्लुएंस ऑन थॉट। सिमिलरली थॉट हैज ए इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज, क्योंकि जब हम नई नई चीज सोचने लगते हैं तब नए नए शब्द पैदा होने लगते हैं। आज जितनी भी वोकैबुलरी हमारे इंटरनेट पे चल रही है या व्हाट्सएप पे जो चलती है, वो क्या है? वो क्योंकि किसी के दिमाग में कुछ एक वर्ड आया, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, देयर वाज मीडिया, देयर वाज सोसाइटी, बट देयर वाज नो सोशल मीडिया। बट ये वर्ड का हमने इजाद किया क्यों? क्योंकि किसी के दिमाग में ख्याल आया कि लोग एक दूसरे के साथ कंप्यूटर पे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वी इन्वेंटेड सोशल मीडिया। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरह से थॉट लैंग्वेज को भी डिफाइन करता है, लैंग्वेज में नई नई चीजें ऐड करते जाता है। अब दोस्तों अगला पार्ट हमारे डिस्कशन का होगा कि क्या टेक्नोलॉजी लैंग्वेज को अफेक्ट करती है, क्या टेक्नोलॉजी लैंग्वेज की ग्रोथ को अफेक्ट करती है? डेफिनेटली। देखिए, जब 1990s में इंडिया बहुत यूनाइटेड तो था, लेकिन बहुत डाइवर्स था, बहुत ज्यादा डाइवर्स था। आज तो हम बहुत मिक्स कल्चर बनते जा रहे हैं, पर उस टाइम पे वी हैड डिस्क्रीट कल्चर्स। ओके, जितने भी 4 सदर्न स्टेट्स है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओके, यहाँ के सारे लोगों को नॉर्थ वाले मद्रासी कहा करते थे उस टाइम पे, और जो भी साउथ वाले लोग हैं उनको लगता है सारे लोग नॉर्थ वाले। फॉर देम नॉर्थ ईस्ट वॉज नॉर्थ, देयर वॉज जम्मू कश्मीर भी नॉर्थ था, राजस्थान भी नॉर्थ था, दिल्ली भी नॉर्थ था, एमपी भी नॉर्थ था। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइड था। डिवाइड बोलने से ज्यादा डाइवर्सिटी थी जो यूनाइट नहीं हो पा रही थी, मिक्स नहीं हो पा रही थी, एसिमिलेट नहीं हो पा रही थी। इस टाइम पर 1992 में कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था मिले सुर मेरा तुम्हारा। शायद आप सब ने वो गाना सुना होगा, छोटी सी झलक आपको याद आ रही होगी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोशिश की थी कि एक लाइन ली जाए और उसको अलग अलग भाषा में बताया जाए, ताकि ये मीनिंग कन्वे हो सके कि भले हमारी भाषा अलग है लेकिन हमारा थॉट सेम है, हमारा थॉट, हमारा विचार करने का तरीका हमारा सेम है। एंड दैट कैंपेन वॉज वेरी यूजफुल फॉर इंडिया, जहां पर आज हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं, पर ये अचीव करना बहुत मुश्किल था। और ये कैंपेन एक स्टेप था उस वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए। ओके, एंड लेकिन क्या सिर्फ एक कैंपेन रन करने से वो एसिमिलेशन हो गया? नहीं, एसिमिलेशन तब हुआ जब इंडिया में आया टेक्नोलॉजी बूम, आईटी बूम।
वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना तो तभी आ गया था जब हमने भाषा बोलना सीख लिया। 1.5 लाख साल पहले ही वो जमाना आ चुका था। लेकिन अगर मॉडर्न आईटी रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो दैट केम अराउंड 1995 और उसके बाद से। जब 1995 में आईटी रिवॉल्यूशन आया तो एक बहुत बड़ा चेंज आया। चेंज ये है कि आईटी रिवॉल्यूशन आके बेस्ड हो गया बैंगलोर में, और जब बैंगलोर में आईटी रिवॉल्यूशन आके बेस्ड हो गया तब नॉर्थ इंडियंस को अगर नौकरी चाहिए थी आईटी में तो उनको बैंगलोर को शिफ्ट होना पड़ा। और जब वो बैंगलोर में आए तो पहली बार उनका इंटरेक्शन हुआ साउथ इंडियन से, कन्नड़ा लोगों से, तमिल लोगों से, तेलुगु लोगों से। और वहां उनको पता चला कि यार ये लोग उतने डिफरेंट नहीं है जितना मैं सोच रहा था, ये लोग शायद उतने अलग नहीं है, उतने क्या बोलेंगे, जो भी डाउट्स उनके दिमाग में थे वो धीरे धीरे क्लियर होने लगे। उसी तरह के जो साउथ के लोग थे उनको लगता था कि नॉर्थ इंडियन लोग तो बहुत रूड होते हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं है, हर सिचुएशन में कोई रूड नहीं होता, ये भी अच्छे लोग हैं, ये शायद डिफरेंट लोग हैं लेकिन है तो हमारे साथ। ओके। और जब आप ग्रुप में रहने लगते हो तो बाय डिफॉल्ट लैंग्वेजेस मिक्स होने लगती है। इनिशियली इंग्लिश माइट बी द कम्युनिकेशन लैंग्वेज, लेकिन धीरे धीरे हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा, तेलुगु सब धीरे धीरे मिक्स होने लगे और एक मेल्टिंग पॉट बनने लगा। और आज अगर आप इंडिया को देखें तो क्या मिले सुर मेरा तुम्हारा टीवी पर लगाने की जरूरत है हमको? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी आर अ पार्ट ऑफ अ नेशन, वी हैव ट्रूली बिकम वन नेशन नाउ। Earlier, we were groups of small nations speaking different languages, and we are working as a union. But today, we are a nation of people who understand languages slowly. Okay, एक दूसरे की लैंग्वेज हम समझ लेते हैं, थोड़ा समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम इंसिस्ट नहीं करते कि हमको पूरा समझ में आए, अगर हम थोड़ा भी समझ पाते हैं तो हम उस बात को लेते हैं और आगे चलते हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण है जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं प्योर हिंदी में बात ही नहीं कर पा रहा हूँ आपके साथ, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जा रही है। और शायद कोई और तेलुगु आदमी होगा या कोई कन्नड़ा आदमी होगा या कोई आसामीज आदमी होगा, उसके साथ भी सेम सिचुएशन होगी, वो एक लैंग्वेज में बात ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैंग्वेजेस हैव बिकम मिक्स्ड। देयर हैज बीन अ मेल्टिंग पॉट, देयर हैज बीन एसिमुलेशन। और टेक्नोलॉजी ने इस देश को यूनाइट करने में, इस देश की भाषा को मिक्स करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब एसिमुलेशन होता है तो क्या इकोनॉमी के लिए सही होता है? बिल्कुल सही होता है, क्योंकि जो लोग नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया है वो उन्होंने इस बात को समझा कि हाँ, काम अच्छे से सिखाया जा सकता है उन लोगों के साथ भी जिनकी भाषा हमको नहीं आती, और इसको पूरे इंडिया में स्प्रेड किया गया। आज पुणे एक टेक्नोलॉजिकल हब है, आज दिल्ली एक टेक्नोलॉजिकल हब है, एक कलकत्ता एक टेक्नोलॉजिकल हब है। भारत में से बहुत सारे छोटे छोटे हब आज बनते जा रहे हैं और इससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। और आज हमको इस बात से तकलीफ नहीं होती कि हमारी टीम में एक मद्रासी है, कन्नड़ा है, एक यूपी वाला है, एक राजस्थान वाला है, एक आसामीज है, बिकॉज वी हैव लर्न्ड हाउ टू बी टूगेदर, हाउ टू अंडरस्टैंड ईच अदर। हमने हमारी लैंग्वेज की पैटर्न्स को इवॉल्व किया है और ये इवोल्यूशन हमारी इकोनॉमी को एक ऐसी ग्रोथ दे रहा है जो इससे पहले शायद हमने नहीं देखी। और भाषा का एसिमुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में ऐसे कोई बैरियर है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैंने कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं है या मुझे नई लैंग्वेज सीखने में बहुत मुश्किल होगी, तो आपको बैरियर्स तोड़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम कंप्यूटर्स को भाषा सिखा सकते हैं, मशीन्स को भाषा सिखा सकते हैं, पत्थर को भाषा सिखा सकते हैं, तो हम तो इंसान है, हमने तो नई भाषा सीखनी चाहिए। तो पहला बैरियर तो बैरियर है ही नहीं, ये तो बस आपका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। अगर आप अपना एटीट्यूड बदलेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे कि भाषा सीखने से मुझे फायदा होगा, इस दुनिया को फायदा होगा, तो आप भाषा जरूर सीखेंगे। दूसरी चीज, जैसे ही आप कोई नई भाषा सीखते हैं आप उसकी वोकैबुलरी को अडॉप्ट करते हो। जो मैंने एग्जांपल दिए थे कर्मा के, पुण्य के, आपके जिंदगी में कुछ ऐसे नए वर्ड्स आ जाएंगे जो शायद आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतरीन तरह से शेप कर सकते हैं, और ये शेपिंग आपको एक नया पोटेंशियल दे सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप नई भाषा सीखते हो तो आप उस रीजन में जाके काम भी कर सकते हो, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, और आपको पूरा डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा था कि लीनियर ग्रामर, अगर आप किसी आदमी को हिंदी नहीं आती है लेकिन वो सिर्फ इतना बोल सकता है, सर मैंने खाया, सर मैंने कर लिया, सर मैं अभी जा रहा हूं, इतना भी अगर कोई बोल लेता है तो भी उसके बॉस को बात समझ जाएगी कि वो क्या बोल रहा है, राइट। तो उसी तरह से अगर हम नई भाषा सीख लेते हैं और छोटा सा लीनियर लैंग्वेज वाइज अगर हम टुकड़ों में भी सीख लेते हैं तो भी हमारा कम्युनिकेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देयर इज ऑलवेज एन इंसेंटिव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि भाषा का ये डिस्कशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक और भाषा के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। वो भाषा है भाषा ऑफ एक्सपीरियंस। अभी तक जो हम भाषा की बात कर रहे थे वो थी भाषा ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन एक और भाषा होती है जो एक्सपीरियंस से आती है। अगर किसी ने पर्टिकुलर टाइप का एक्सपीरियंस फील किया हुआ है तो जब भी वो उस तरह का एक्सपीरियंस उसके सामने डिस्कस किया जाता है वो उसको फील कर सकता है, और अगर किसी ने उस चीज को फील नहीं किया तो एटलीस्ट उसको समझ सकता है। तो वो होता है एक्सपीरियंस की भाषा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके साथ देता हूं। मैं कुछ चीज मेरे बारे में शेयर करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करूंगा,
और शायद ऐसा एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुआ है तो आप उसको फील करेंगे, आपके अंदर वो सिहरन आएगी कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है। और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो फिर भी आप समझ जरूर पाएंगे, लेकिन फील और समझ में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो चलिए मैं आपको पहला एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब भी मैं 91% लेकर वापस आता था मेरे पिताजी बोलते थे 95 क्यों नहीं आया। लेकिन उसी दिन जब मेरी बहन का भी रिजल्ट लगता था और मेरी बहन आती थी और 51% लेके आती थी तो पूरे घर में पेड़े बांटे जाते थे। मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, मुझे ज्ञान दिया जा रहा है लेकिन मेरी बहन को अप्रिशिएट किया जा रहा है। ओके, उसी तरह से मैं कोई भी चीज बाहर से खरीद के लाता था मेरे लिए, मेरी पसंद की, मुझे उसको बहन के साथ शेयर करने के लिए बोला जाता था। लेकिन जब मेरी बहन कुछ आती थी और अकेले के लिए खा जाती तो मुझे समझाया जाता था कि यार तुम तो बड़े हो, तुम समझ जाओ ना, वो तो खा गई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे अंदर ही अंदर लगता था कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं बड़ा होने की, घर में बड़ा होने की कीमत भुगत रहा हूं। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल था, और अगर मेरी बहन अगर ये बात सुन रही है तो बुरा ना माने, सिर्फ एक एग्जांपल था। आई लव हर सो मच। ओके। तो दोस्तों जिनके साथ ऐसा चीज हुआ होगा, जो घर के बड़े होंगे या छोटे होंगे, भाई बहन होंगे, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनके साथ हुई होंगी, वो मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ में वो फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं जो शायद मैंने फील किया था। लेकिन जिनके साथ नहीं होगा बात को समझ जरूर सकता है। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साल 2020 की बात थी, अक्टूबर की बात थी, कोरोना अपने पीक पर था। मैं जहां भी जा रहा था एम्बुलेंस की आवाजें आ रही थी और मैं दर बदर दौड़ रहा था कि मुझे कहीं से रेमडेसिविर मिल जाए, कहीं से मुझे वो एक इंजेक्शन मिल जाए जिससे मैं मेरे अपने की जान बचा सकता हूं। मैं कहीं गया, मुझे सिर्फ 4 रेमडेसिविर की बोतल मिली जबकि मुझे 6 बोतलों की जरूरत थी। लेकिन जब मैं वो डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा और डॉक्टर ने बोला कि हाँ हम इसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन 2 और बोतल लगेंगी, लेकिन वो जो टेंशन मेरे दिमाग में था कि मैं 2 बोतल और कहां से लाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं हर किसी से भीख मांगने को तैयार था कि बॉस मुझे 2 बोतल दे दो, मैं कोई भी कीमत देने को तैयार था कि मुझे 2 बोतल दे दो, क्योंकि मेरा भाई मेरी बहन कोरोना से गुजर रही है और मैं उनको खोना नहीं चाहता। दोस्तों कितनों की जिंदगी में एक्सपीरियंस आया। I can say that was a very dangerous experience we had at that particular time, especially when it was the second wave of corona. हम लोगों के अंदर सहरन दौड़ गई। देखिए मुझे तो अभी ऑलरेडी गुज़बम्स आ चुके हैं जब मैं उस एक्सपीरियंस को जानता हूं, जो एम्बुलेंस की आवाज़ें मेरे कानों में जा रही है। जिसके साथ ये हुआ है वो इस चीज़ को फील कर सकता है, लेकिन जिसके साथ नहीं हुआ इस चीज़ को समझ सकता है। एक एक्सपीरियंस की भाषा होती है। जब हम कहीं पर भी आजू बाजू इस चीज़ को देख रहे हैं तो सडनली हमारे अंदर क्लिक होता है ना। उसी तरह से मैं एक लास्ट एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं एक्सपीरियंस का, जिनको अभी तक फील नहीं आया होगा उनके लिए। 2008 नवंबर का टाइम था, मैं कलकत्ता में था। मैं ऑफिस से घर आया, मैंने टीवी ऑन किया और टीवी पर न्यूज आने लगी। टीवी पर न्यूज ये आने लगी कि ताज पर अटैक हो गया है, 4 आतंकवादी इधर उधर घूम रहे हैं और गोलियां चल रही है। मैंने सडनली अपना फोन उठाया, मैंने फोन लगाने की कोशिश की पर सामने वाला फोन नहीं उठा रहा था। आई वाज लाइक उठा ले भाई उठा ले, बता तू किधर है, ताज में तो नहीं है, ताज में होगा तो यार पता नहीं क्या हो जाएगा, प्लीज फोन उठा ले। मुझे फोन आ रहे, कंटिन्यूस बजा रहे, तेरा कांटेक्ट हुआ उसके साथ में, तेरा कांटेक्ट हुआ उसके साथ में। हर कोई सेम क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उनके आंसर्स किसी के पास भी नहीं है। सुबह हो गई, फोन नहीं लग रहे, नेटवर्क जाम हो चुके हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। टीवी खोला, एक कमांडो नीचे उतर रहा था और शायद आखिरी आतंकवादी को गन डाउन कर लिया गया था। उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुंबई जैसा शहर, जो बहुत ब्रेव शहर है, बहुत रेजिलियंट शहर है, वो भी डर सकता है। और शायद वो डर मेरे अंदर भी। कितनों ने इस बात को फील किया, कितनों ने इस एक्सपीरियंस को शेयर किया। अगर आपने इस एक्सपीरियंस को फील किया, एक्सपीरियंस को शेयर किया है तो आप उस बात को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इस बात को देखा है तो आप समझ जरूर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप उस एक्सपीरियंस को फील करते हो, सडनली आपके अंदर एम्पैथी की भावना आ जाती है, आपके अंदर वो लैंग्वेज कम्युनिकेशन हो जाता है, आपके अंदर उस सिहरन आ जाती है। आप सामने वाले से एसोसिएट कर सकते हो कि ये भी उसी दौर से गुजरा हुआ है जिस दौर से मैं गुजरा हुआ, और आपका उस आदमी की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दोस्तों एक्सपीरियंस की जो लैंग्वेज है ये हमारे दुनिया में हमारे साथ बात करते रहती है, हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहती है। बस हमको समझने की जरूरत है कि दूसरा इंसान भी उसी सिचुएशन से गुजर रहा है जिस सिचुएशन से शायद कुछ दिन पहले मैं गुजरा था, और शायद हम एक दूसरे को हेल्प करके दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का डिस्कशन एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि आप कितनी लैंग्वेजेस जानते हैं, इस लेक्चर को या इस डिस्कशन को सुनने के बाद, इस पर्सपेक्टिव को, इस दृष्टिकोण को सुनने के बाद में आपके उन लैंग्वेजेस के नंबर में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों हम कम से कम 50 से 60 लैंग्वेजेस जानते हैं, अलग अलग तरह की।
हम नज़रों की भाषा जानते हैं, हम म्यूजिक की भाषा जानते हैं, हम कोडिंग की भाषा जानते हैं, हम एक्सपीरियंस की भाषा जानते हैं, लेकिन क्योंकि इन सबको हम इनवॉलंटरीली यूज करते आ रहे हैं, हमको फील नहीं होता कि ये सारी लैंग्वेजेस आती है। तो लेट अस टेक प्राइड ऑन दिस ऑफिशियल लैंग्वेज डे ऑफ इंडिया, है ना, 14 सितंबर के इस मुहूर्त को हम ध्यान में रखते हुए लेट अस टेक प्राइड इन द लैंग्वेजेस वी नो एंड ट्राई टू लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड एज मेनी लैंग्वेजेस एज वी कैन। तो भाषा का ये त्योहार आप सबको मुबारक हो। धन्यवाद।